गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें पहला बिंदु है भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के सबसे सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान जो है वो क्या होता है कि संविधान का सबसे सर्वोच्च होता है, क्योंकि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान के दो प्रकार होते हैं। संविधान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो लिखित हो सकता है और दूसरा और अलिखित होता है। दो प्रकार का होता है। लिखित संविधान की अगर बात करें तो लिखित संविधान जो है किन किन देशों में, तो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत इत्यादि देशों में लिखित संविधान है। अब आगे बात करें, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में जो है 1789 ईस्वी में देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे तो कहाँ का है, तो भारत का है। भारत का विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है किस देश का है, तो मोनाको देश का है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो कैसा है, तो वो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन की संविधान कैसा है, तो वो अलिखित संविधान है। अलिखित भारतीय संविधान के निर्माता तथा आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो भारत के मनु के रूप में उन्हें जाना जाता है। संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी जिस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। वह क्षेत्र कहाँ चला गया था, तो पाकिस्तान में। जिस कारण से आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन सके। अगर दूसरा बात करें कि 1757 ईस्वी का बात करें तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी के तहत बंगाल के गवर्नर का पद आया, उस पद पर सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव बैठे। उस पद पर कौन सबसे पहले बैठे, तो रॉबर्ट क्लाइव बैठे। सबसे पहले अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। इसी प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार क्षेत्र में इजाफा कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। अब बात करते हैं 1858 की भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है
भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। पर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के वायसराय का पद नाम बदलकर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने। कौन बने, माउंटबेटन। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। अगर आगे हम बात करें तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर यहाँ से हम देखें कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार कंपनी की स्थापना हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत के मुगल साम्राज्य का शासन था और शासक अकबर थे। अंग्रेज जहांगीर के शासन काल से व्यापार करना प्रारंभ किया। अंग्रेज तथा मुगलों के बीच संघर्ष लड़ाई हुई। औरंगजेब के शासन काल से प्रारंभ हुआ। औरंगजेब का निधन कब हुआ, तो 1707 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुआ। 1757 ईस्वी में हुई प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना की। यह बंगाल युद्ध के नवाब सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज-उद-दौला के बीच 1757 की युद्ध, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है, वो हुआ, जिसमें कि जीत किसका हुआ, तो अंग्रेजों का हुआ। फिर बात करें तो 1764, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1764 इस युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे तथा यहीं दूसरी ओर ब्रिटिश इंडिया कंपनी शामिल था। कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। ये जो 1764 का बक्सर युद्ध था, जो कि इसकी समाप्ति 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से इसकी समाप्ति हुई। इस संधि के तहत कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार अर्थात कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ। 1771 जाते जाते कंपनी बंगाल की सत्ता पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु अर्थात सन 1773 में प्रथम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। किस वर्ष, तो 1773 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ था, लॉर्ड नॉर्थ। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा
बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका बात करें तो इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे कौन थे? सर एलिजा इम्फे। और 3 अन्य सदस्य इस प्रकार हाइड, उसके बाद लेमेस्टर, चैम्बर्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तहत कंपनी के कर्मचारी, इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ये सारे किसके तहत हो रहा है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आई थिंक गलत लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1700 और एक चीज, इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई थी। इस एक्ट को 1773 वाले एक्ट को क्या दिया गया था? तो प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई थी। अब नेक्स्ट बात करें 1781 का संशोधन अधिनियम, एमेंडिंग एक्ट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का पारित किया, जिसे बंदोबस्ती एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का कार्य निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल और तथा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के कार्य का निर्धारण किया गया। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा पारित किया गया, जिसके कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात लंदन में 2 संस्था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। BOD नामक संस्था कंपनी के व्यापारिक मामले को देखता था, जबकि BOC नामक संस्था राजनीतिक मामलों को देखता था। ये सारे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हो रहा है। और इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्रों को ब्रिटिश अध्यापक का क्षेत्र किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट संशोधन करने के लिए 1786 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसे 1786 एमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। फिर अगर बात करें 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वीटो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के कारण बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया और वापस लंदन चले गए। वीटो एक वर्ड आया है जिसका है वीटो। ये कहाँ से आया? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो रोकना। कहते हैं ना कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। तो इसके तहत वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ों को रोक सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। अब हम आगे बात करते हैं 1793 चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस एक्ट में यह कहा गया है कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी भारत में अपना व्यापार का एकाधिकार रहेगा। तो 1793 के चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया था कि पूर्ण रूपेण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का एकाधिकार रहेगा। वो 20 वर्षों तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया। अगर हम फिर बात करें 1813 चार्टर्ड एक्ट 1813 की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके तहत क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। कंपनी के ऊपर जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे आंशिक रूप से क्या कर दिया गया कि समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में एक चीज़ और हुआ, इस एक्ट के पारित होने के बाद भी कंपनी को भारत में चाय के व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था तथा एशियाई देश चीन के साथ पूर्णतः एकाधिकार व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके तहत और हम बात करें, इस एक्ट के तहत भारत का दस्तावेज व्यापार करने के लिए पूर्णतः खोल दिया गया। नेक्स्ट, इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि भारतीय लोगों के लिए प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। एक तरह से यह एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट था और जिसके कारण कि भारत में शिक्षा के लिए भी 1 लाख प्रति वर्ष देने का वादा किया गया था। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का खुली छूट मिली। ये सारे किसके तहत हुए? ये सारे हमारे 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।